छात्रों, स्वागत है आप सभी का। और जो थोड़ा सा खेद कि इतना विलम्ब से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो पा रहा है, लेकिन कुछ व्यस्तता थी, इस कारण वीडियो आपका पोस्ट नहीं हो पाया। चलिए लास्ट वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो इसमें नंबर 11 क्लास 9th में केमिस्ट्री का पार्ट हम लोग कर रहे हैं। केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3, और उसमें 10 पॉइंट तक हो चुका था। ये 11 पॉइंट है आपका संयोजकता, आपके जो सामने है। परिभाषा है कि किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, वैलेंसी इसको बोलते हैं। और इसमें कई प्रकार के तत्व आपको मिल सकते हैं, जैसे इसमें एक संयोजी तत्व भी होता है, दो संयोजी तत्व भी हैं, और त्रिसंयोजक तत्व भी पाए जाते हैं। तो मोस्टली इसमें वही है कि जिन इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको देकर या लेकर वो अपनी संयोजकता पूरी करता है, और उसके बेसिस पर किसी यौगिक यानी कंपाउंड का निर्माण होता है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले एक संयोजी तत्व कौन से हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं धनायन और ऋणायन। तो धनायन से सीधा मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, और क्लोरीन, क्लोराइड या क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, लेगा। तो जो देता है वो धनी होता है, पॉजिटिव होता है, और जो लेता है वो आपका ऋणी होता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपका। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप दिमाग में मेंशन कर लीजिए कि जो H+ या Na+ यानी सोडियम प्लस या पोटेशियम प्लस हैं, इनके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन ये देकर एक कंपाउंड पूरा करेंगे। क्लियर। तो इसमें जो धनायन और ऋणायन वाले तत्व हैं आपके सामने, इन सबको आप अपने पास नोट करेंगे। तो इसमें सीधा है हाइड्रोजन है आपका, और सोडियम Na, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, अमोनियम NH4, मर्क्यूरस Hg+, Q+, Cu+। और इसी प्रकार अगर नेगेटिव में देखें तो आपके सामने है क्लोराइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड और साइनाइड। तो इन सभी के ऊपर माइनस लगा हुआ एक है, तो ये एक संयोजी तत्व है। आइए दो संयोजी तत्वों के बारे में जानते हैं। तो दो संयोजी तत्व में आपके पास में धनायन और ऋणायन, ये दो प्रकार के तत्व हैं। कैल्शियम Ca++, और मैग्नीशियम 2+, इस तरह से कॉपर 2+, मरकरी सेकंड या मर्क्यूरिक, ऊपर देखा था आपने मर्क्यूरस था, जिंक में Zn2+, सल्फाइड S2, सल्फेट SO डबल माइनस है, सल्फाइड इसी तरह से SO3, कार्बोनेट CO3 डबल माइनस, ऑक्सीलेट C2O4 डबल माइनस। ठीक है, तो इनको लिखने का भी तरीका ध्यान रखिएगा। C2 नीचे लिखा जाता है, जो उसके परमाणु आपको दिखाई देते हैं। इसी प्रकार त्रिसंयोजी तत्व में आते हैं, और त्रिसंयोजी तत्व में यहाँ पर आपके के लिए केवल 3 ही तत्व हैं जो एल्युमिनियम, आयरन और क्रोमियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Al3, Fe3 और आपका Cr3+। इसी तरह से फॉस्फेट और बोरेट PO4 ट्रिपल और BO3 ट्रिपल। तो इस तरह से ये आपके त्रिसंयोजी तत्व हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी आपका केवल 9th का सिलेबस है, इसके बाद बहुत ही जल्दी 10th का सिलेबस भी स्टार्ट होगा। तो जो भी छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी अभी से करना चाहते हैं वो लगातार मेरे साथ बने रहें, और जो साल बोर्ड परीक्षा में वो तो साथ में है ही हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से अपना काम पूरा करते रहेंगे। आइए अगले पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर कुछ तत्वों के नाम मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ से सीधा मतलब है कि आप इन तत्वों को कम से कम, ये 20 यानी 20 तत्व आपके सामने हैं, इनको आप बिल्कुल सीरीज में इसी क्रम में याद कर लीजिए। इनके प्रतीक और परमाणु क्रमांक काफ़ी आपके लिए उपयोगी होंगे। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर जो हमने ले रखा है वो हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक 1, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक बढ़ते हुए क्रम में, तो उनको थोड़ा सा याद करना भी आपके लिए काफ़ी सूटेबल हो जाता है, काफ़ी उपयुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के बाद में ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इस तरह से मेरे अकॉर्डिंग इस 20 के तो नाम आपको याद ही होने ही जाने चाहिए। आगे आपकी कैपेसिटी है, लेकिन 20 तक कंफर्म सभी लोग कर लें। अगला जो पॉइंट आता है आपका वो रासायनिक सूत्र लिखने के नियम है। तो रासायनिक सूत्र लिखने के नियम क्या होते हैं उनको भी देख लीजिए। देखिए, सबसे ज़रूरी होता है आयन की संयोजकता और उसका जो आवेश है वो संतुलित होना चाहिए। ठीक है, पहला नियम ये है। दूसरा यह है कि जब भी एक यौगिक है वो चाहे किसी धातु और अधातु के संयोग से बना हो, यानी मेटल हो या नॉन मेटल हो, तब धातु का नाम
और उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। ठीक है, धातु का नाम पहले आता है और अधातु का नाम बाद में आता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम आपका धातु और ओ ऑक्साइड आपका अधातु का काम कर रहा है, तो इसका पहले नाम बोला जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसी तरह से सोडियम आपका धातु है और क्लोराइड आपका अधातु है, तो इसमें NaCl, ठीक है, इनका जो कंबाइंड करके बोला जाता है सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं कहते, तो ये नियम बनाया गया है, सब लोग एक रूपता रखें उसी को आप नियम कहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम आपका मेटल और क्लोराइड आपका अधातु है, तो उसको आप Na को सोडियम क्लोराइड कहेंगे। यही नियम सभी जगह रहेगा। थर्ड में देखिए, तीसरा नियम है बहुपरमाणुक आयनों द्वारा बने यौगिकों में आयन की संख्या दिखाने के लिए आयनों को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या के बाहर लिखते हैं। ओके, जैसे मैग्नीशियम Mg और OH का होल ट्वाइस, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस। तो ठीक है, कोष्टक से बाहर लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से आप इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बताएंगे। अगले पे आते हैं, चौथा नियम इसका है सरल यौगिकों का सूत्र। सूत्र कैसे बनता है, तो जैसे अभी आपको बताया था कि जो बैलेंसी होती है, संयोजकता जो होती है, जैसे एक ही प्लस की 2 है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण में ले लूँ, जैसे अगर मान के चलिए सोडियम आपका धातु है, उसके ऊपर प्लस होता है, ओके, क्लोरीन का माइनस होता है। इसी तरह से यहाँ पर कोई भी एक तत्व मान लिया, उसके ऊपर प्लस की 2 संयोजकता है उसकी, और बी पर कोई है दूसरा अधातु है जिसकी संयोजकता -3 है। तो इनकी संयोजकताएं क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर चली जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं, एक दूसरे के लिए चली जाती हैं। तो बी पर ए की बी पर आ जाएगी, बी की ए पर आ जाएगी। तो बी की जो संयोजकता थी 3, वो किस पर आ गई, ए पर आ गई, A3, और बी पर आ गई 2। तो इस तरह इनका फॉर्मूला बना A3B2। इसी तरह से आप देखिएगा NaCl, प्लस का 1 और माइनस का 1। यहाँ तो चलिए कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर अंतर भी होगा तो वो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये नियम इसमें लागू होते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं। देखिए, बहुत ही बेसिक नियम है और ये आपके आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये आगे बातें आपको ऊपर की क्लासों में नहीं बताई जाएंगी, 11th-12th में आपको नहीं बताया जाएगा। तो ये बेसिक यहीं पे सीखने का, यहीं पे इसको फिनिश कीजिए। इसमें और देखिए आगे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिक गैसेस में दे रखे हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर Na+ और NO3-, तो इनका इंटरचेंज हुआ Na-NO3। इसी तरह से देखिए कैल्शियम के ऊपर प्लस का 2 है, OH के ऊपर माइनस का 1 है। तो कैल्शियम के ऊपर कैल्शियम का जो -1 है, जो ट्रांसफ़र हुआ Ca के लिए, और OH की होल पावर ट्वाइस यानी CaOH का होल ट्वाइस। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर Na2+ और CO2 यहाँ पर आपके सामने ट्रांसफ़र हुआ। तो ये था इसमें बहुपरमाणुक आने वाले यौगिक का। अगला पॉइंट है आपका आवागार्दो संख्या बोलते हैं। किसी भी गैस के 1 ग्राम अणुभार में उपस्थित अणुओं की संख्या को आवागार्दो संख्या बोलते हैं। इसे कैपिटल N से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू आपके सामने देख लीजिएगा, 6.023 10⁻23 है। तो इसको आवागार्दो संख्या बोलते हैं और ये इसको 1 मोल भी बोलते हैं। तो यह जो 1 मोल है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा का मात्रक भी है। तो 1 मोल क्या है, यह पदार्थ की मात्रा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। यहीं से मोल की संकल्पना दी जाती है। तो मोल की संकल्पना भी आप यहीं से देख सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ का उतना द्रव्यमान लिया जाए जो 1 ग्राम में पदार्थ के परमाणु भार के बराबर हो, तो उसकी मात्रा 1 मोल कहलाती है, तथा उसमें उस तत्व के 6.023 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो तत्व के लिए 1 मोल या 1 ग्राम परमाणु आप कह सकते हैं। यौगिकों के लिए 1 मोल बराबर 1 ग्राम अणु कह सकते हैं। आयनों के लिए 1 मोल बराबर 1 ग्राम आयन कहा सकता है। तो मोल का एक बड़ा मात्रक किलो मोल भी होता है। अगर किलो मोल को आप आइडेंटिफाई करें तो 1 किलो मोल में 1000 मोल होंगे। वहीं पर आप 1000 ग्राम परमाणु भी बोल सकते हैं, वहीं पर आप 1 किलोग्राम परमाणु भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला दे रखे हैं आपको मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए। कौन से सूत्र हैं, तो वो सूत्र आपके सामने हैं। मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार अपॉन परमाणु भार। अणुओं के लिए दे रखा है ग्राम में भार अपॉन अणु भार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परमाणु भार की जब बात की जाए तो मोलों की संख्या है, अगर अणु भार की बात की जाए तो यहाँ भार ग्राम में चल रहा है। मतलब चेंजेस देखते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगा लें, अणु भार के लिए अणु भार लिख रहे हैं, अणुओं के लिए अणु भार लिख रहे हैं, मोलों की संख्या परमाणु में निकाले परमाणु भार लिख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आयनों के लिए जब लिखेंगे तो मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार अपॉन आयन भार। ठीक है, इसी तरह से गैसों की संख्या में अगर आपको निकालना है तो मोलों की संख्या आयतन लीटर में लेना पड़ेगा और 22.4 का उसमें भाग लगाना होगा। यहाँ से बेसिक है, सभी चीज़ें बेसिक में आपकी चलिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से केमिस्ट्री लिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर गैस का अणुभार है, NTP पर गैस का द्रव्यमान
इंटू 22.4 एनटीपी पर गैस का आयतन। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट करता हूँ और अध्याय 4 के साथ में यानी परमाणु की संरचना में बहुत ही जल्दी आपसे मिलता हूँ। तब तक बने रहिए मेरे साथ में और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।